यह कहानी एक लड़की से शुरू होती हुई दिखाई देती है, लेकिन सच में यह कहानी उस लड़की की नहीं है। यह कहानी तुम्हारे मन की है, उस मन की जो हर बार एक ही जाल में फंसता है और फिर खुद ही रोता है और फिर भी सीखता नहीं। शुरुआत हमेशा बहुत मासूम होती है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी बातचीत, और अचानक तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता है। जैसे किसी ने एक स्विच ऑन कर दिया हो। तुम उसे बार बार याद करने लगते हो। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी आदतें, सब कुछ तुम्हारे भीतर एक खास जगह बना लेता है। और धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि यही है, यही वो इंसान है जो तुम्हें पूरा कर सकता है। लेकिन यहीं से धोखा शुरू होता है, क्योंकि तुम उसे नहीं देख रहे होते। तुम अपने मन की बनाई हुई उसकी छवि को देख रहे होते हो। एक कल्पना, एक कहानी जो तुमने खुद लिखी है, और फिर तुम उसी कहानी में खो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन सच यह है कि तुम उस एहसास को चाहते हो जो तुम्हें उसके बारे में सोचकर मिलता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वह लड़की एक वास्तविक इंसान है, अपने विचारों के साथ, अपनी पसंद नापसंद के साथ, अपनी दुनिया के साथ। लेकिन तुम उसे वैसा नहीं देख रहे। तुम उसे वैसा देख रहे हो जैसा तुम्हारा मन चाहता है। और जब वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से मेल नहीं खाती, तब दर्द पैदा होता है। और तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन असल में धोखा उसने नहीं दिया। धोखा तुम्हारे मन ने दिया है। उसने तुम्हें एक सपना दिखाया और तुमने उसे सच मान लिया। और फिर जब सपना टूटा तो तुम्हें लगा कि दुनिया गलत है। लेकिन दुनिया कभी गलत नहीं थी, तुम्हारी धारणा गलत थी। और यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। हर बार एक नई लड़की, लेकिन कहानी वही। शुरुआत में उत्साह, फिर जुड़ा, फिर उम्मीद, और फिर धीरे धीरे डर। अगर वो चली गई तो? और इसी डर के साथ तुम और ज्यादा चिपकने लगते हो। और जितना तुम चिपकते हो, उतना ही सामने वाला दूर जाने लगता है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी की जरूरत बनना नहीं चाहता। हर कोई आजादी चाहता है, और तुम उसे आजादी नहीं दे रहे होते। तुम उसे अपनी खुशी का स्रोत बना रहे होते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाती है, तुम कमजोर हो जाते हो। और यह कमजोरी ही मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में डर होता है। प्रेम में स्वीकृति होती है, मोह में नियंत्रण होता है। और तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो, वह असल में नियंत्रण की एक कोशिश है। एक कोशिश कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, वो कभी मुझे छोड़े नहीं। लेकिन जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, और न ही कोई इंसान किसी का स्थायी हो सकता है। और जब यह सच्चाई सामने आती है, तो दिल टूटता है। लेकिन दिल टूटना असल में एक अवसर है, एक मौका है देखने का कि असल में हुआ क्या था। क्या तुम सच में उसे जानते थे, या तुम सिर्फ अपनी ही कल्पना से प्यार कर रहे थे? और अगर तुम ईमानदारी से देखो, तो जवाब हमेशा एक ही होगा। तुम अपनी ही कहानी में जी रहे थे। और यही समझ इस पूरी यात्रा का पहला दरवाजा है। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हें कैसे धोखा दे रहा है, तब तक तुम बार बार उसी जाल में फंसते रहोगे। अलग चेहरे,
लेकिन वही दर्द, वही खालीपन, वही अधूरापन। और जब यह देखना शुरू होता है तो एक अजीब सी दूरी बनने लगती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच। अब तुम हर भावना पर तुरंत विश्वास नहीं करते। तुम उसे देखते हो, समझते हो, और यही देखना धीरे धीरे तुम्हें उस सच्चाई के करीब ले जाता है जहां तुम समझ पाते हो कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे देखने के तरीके में है। और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, पूरी कहानी बदल जाती है। और यही इस यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं, क्योंकि आगे अभी और गहराई है जहां तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर तुम्हारा मन यह सब करता क्यों है और कैसे तुम इस पूरे भ्रम से बाहर निकल सकते हो, बिना भागे, बिना दबाए, सिर्फ समझकर। अब जब पहली बार यह दरार दिखाई देने लगी है कि कहानी उस लड़की की नहीं बल्कि तुम्हारे मन की है, तब एक और गहरी परत खुलने लगती है। और यह परत थोड़ी असहज है, क्योंकि इसमें सच छिपा है, वह सच जिससे मन हमेशा भागता है। तुम बार बार उसी इंसान के बारे में क्यों सोचते हो? क्यों उसका एक मैसेज तुम्हारा पूरा दिन बदल देता है? क्यों उसका दूर होना तुम्हें अंदर से तोड़ देता है? अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जवाब उस लड़की में नहीं है, जवाब तुम्हारे भीतर है। एक खालीपन, एक अधूरापन जो हमेशा से वहां था, लेकिन तुमने उसे कभी सीधे नहीं देखा। तुम उसे भरने की कोशिश करते रहे, कभी काम से, कभी दोस्तों से, कभी सोशल मीडिया से। और अब एक नया तरीका मिल गया, वो लड़की। और अचानक तुम्हें लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का मिसिंग पीस हो। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे भीतर के खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। वह कुछ समय के लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, तुम्हें अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन वह खालीपन फिर वापस आएगा, और हर बार थोड़ा और गहरा, क्योंकि अब तुम उस पर और ज्यादा निर्भर हो चुके हो। यही कारण है कि जब वह दूर जाती है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ छिन गया, लेकिन सच में कुछ छिना नहीं है। वह खालीपन जो पहले से था वह बस फिर से दिखने लगा है, और तुम उसे सह नहीं पाते, इसलिए तुम उसे वापस पाने की कोशिश करते हो। कॉल्स, मैसेजेस, ओवरथिंकिंग, इमेजिनेशन, सब कुछ। लेकिन यह कोशिश उस खालीपन को खत्म नहीं करती, यह उसे और मजबूत करती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन यह मान चुका है कि मेरी खुशी उसी के पास है, और यही बिलीफ तुम्हें कैद कर देता है। तुम उसे नहीं चाह रहे, तुम उस फीलिंग को चाह रहे हो जो तुम्हें उससे मिलती है, अटेंशन, वैलिडेशन, इंपॉर्टेंस। और जब यह सब मिलना बंद होता है तो तुम्हारा माइंड पैनिक कर जाता है। मैं कुछ खो रहा हूं, लेकिन तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम बस उस इल्यूजन को खो रहे हो जो तुमने खुद बनाया था। और यह समझ आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद को देखना पड़ता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना पड़ता है, यह मानना पड़ता है कि हाँ, मैं उसे नहीं, अपने खालीपन से भाग रहा था। और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर तुम यहीं टिक जाओ, भागो नहीं, बस देखो, तो धीरे धीरे एक नई क्लैरिटी आने लगती है।
तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे सारे थॉट्स उसी पैटर्न में घूम रहे हैं। वो क्या कर रही होगी? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या उसे मेरी याद आती है? और इन सबके नीचे एक ही चीज है, फियर। खोने का डर, अकेले होने का डर, खुद के साथ रहने का डर। और जब तुम इस डर को बिना भागे देखना शुरू करते हो तो एक सटल शिफ्ट होता है। अब तुम उस लड़की के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा समझने लगते हो। तुम देखते हो कि तुम्हारा माइंड कैसे सिनारियोस बनाता है, कैसे उम्मीदें पैदा करता है, और फिर उन्हीं उम्मीदों से दुखी होता है। और यह देखना ही हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम अनकॉन्शियस नहीं रहे, अब तुम अवेयर हो रहे हो। और अवेयरनेस ही वह चीज है जो हर इल्यूजन को तोड़ देती है। धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन उस पर अपनी खुशी डिपेंड कर देना यही असली समस्या है, क्योंकि यह तुम्हें कमजोर बनाता है। और जब तुम यह देख लेते हो तो एक अजीब सी स्ट्रेंथ पैदा होती है। तुम अभी भी उसे पसंद कर सकते हो, लेकिन अब तुम उसके बिना टूटते नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी उसके पास था ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस तुमने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। और यही इस यात्रा का अगला कदम है, अपने भीतर उस खालीपन को समझना, उससे भागना नहीं। क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो तो वही खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। तब अगर कोई आता है तो वह बोनस होता है, जरूरत नहीं। और यही फर्क है मोह और सच्चे प्रेम में। और अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे, यह समझने के लिए कि यह खालीपन पैदा कैसे होता है और कैसे इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, बिना किसी एक्सटर्नल सहारे के। अब जब यह साफ होने लगा है कि तुम उसे नहीं, अपने भीतर के खालीपन को पकड़ रहे थे, तब सबसे बड़ा और जरूरी प्रश्न अपने आप उठता है, यह खालीपन आया कहां से? क्या यह अचानक पैदा हो गया, या यह हमेशा से था, बस अब दिखाई देने लगा? और अगर तुम थोड़ा गहराई से, बिना भागे, बिना खुद को बचाने की कोशिश किए देखो, तो तुम्हें धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। यह खालीपन किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, यह धीरे धीरे बना है। बचपन से, उन छोटे छोटे पलों से जहां तुम्हें वैसा स्वीकार नहीं किया गया जैसा तुम थे, जहां तुम्हें प्यार मिला लेकिन शर्तों के साथ, ऐसा बनोगे तो अच्छा है, वैसा करोगे तो हमें खुशी होगी। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक बिलीफ बन गया, मैं जैसा हूं वैसा काफी नहीं हूं। और यही बिलीफ इस पूरे खालीपन की जड़ है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को अधूरा मान लेते हो, तुम बाहर किसी चीज की तलाश शुरू कर देते हो जो तुम्हें पूरा कर सके। कभी अचीवमेंट, कभी पैसा, कभी स्टेटस, और कभी एक लड़की। और जब कोई लड़की तुम्हें अटेंशन देती है, तुम्हें खास महसूस कराती है, तो वह बिलीफ कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। तुम्हें लगता है अब मैं ठीक हूं, अब मैं वैल्यूएबल हूं। लेकिन यह फीलिंग स्थायी नहीं होती, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर से नहीं आ रही, यह बाहर से मिल रही है। और जैसे ही वह सोर्स हटता है, तुम्हारा माइंड फिर से उसी पुराने बिलीफ में लौट जाता है, मैं अकेला हूं, मैं काफी नहीं हूं। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है।
अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन दर्द वही रहता है। और यही वह पॉइंट है जहां तुम्हें बहुत ईमानदारी से खुद को देखना पड़ता है। क्या सच में तुम्हें उसकी जरूरत है, या तुम्हें उस फीलिंग की जरूरत है कि कोई तुम्हें चूज करे, कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे? और अगर जवाब दूसरा है, तो इसका मतलब है कि समस्या उसके जाने में नहीं है। समस्या तुम्हारे खुद को न चुनने में है। क्योंकि जब तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम हर बार किसी और से वैलिडेशन मांगते हो, और यही वैलिडेशन धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। तुम उसके मैसेज का इंतजार करते हो जैसे कोई नशा। उसका अटेंशन तुम्हें हाई देता है, और उसका इग्नोर करना तुम्हें क्रैश करा देता है। और यही इमोशनल एडिक्शन है, जिसे लोग प्यार समझ लेते हैं। लेकिन यह प्यार नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी हमेशा दर्द देती है, क्योंकि उसमें फ्रीडम नहीं होती, उसमें फियर होता है। खोने का डर, रिप्लेस हो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। और जब तुम इन फियर्स को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि यह लड़की से जुड़े हुए फियर्स नहीं हैं। यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद फियर्स हैं। वह सिर्फ ट्रिगर बन गई है, एक मिरर, जिसमें तुम्हारा अपना अंदरूनी स्टेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यही इस पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब ब्लेम बाहर नहीं जाता, अब फोकस अंदर आता है। अब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे वह स्टोरीज बनाता है। वो ही मेरी हैप्पीनेस है, उसके बिना मैं कुछ नहीं। और फिर उन्हीं स्टोरीज में फंस जाता है। और जब यह देखना लगातार गहरा होता है, तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। तुम और तुम्हारे थॉट्स अलग होने लगते हो। अब हर थॉट सच नहीं लगता। अब तुम उसे क्वेश्चन करते हो, ऑब्जर्व करते हो। और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें फ्रीडम की तरफ ले जाता है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझते हो। और समझ ही वह चीज है जो हर गलत पैटर्न को डिसोल्व कर देती है। लेकिन यह प्रोसेस इंस्टेंट नहीं है, इसमें समय लगता है, क्योंकि यह सालों की कंडीशनिंग है, सालों की आदत है। खुद को कम समझने की, बाहर वैलिडेशन ढूंढने की। लेकिन जैसे जैसे तुम अवेयर होते जाते हो, यह पैटर्न कमजोर होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम उसी सिचुएशन में होते हो, कोई लड़की आती है, अटेंशन देती है। लेकिन इस बार तुम खोते नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह फीलिंग टेम्परेरी है, और तुम्हारी रियल वैल्यू किसी और के अटेंशन से तय नहीं होती। और यही रियल फ्रीडम है। और अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे, यह समझने के लिए कि इस कंडीशनिंग को प्रैक्टिकली कैसे तोड़ा जाए, ताकि तुम सिर्फ समझो नहीं, बल्कि सच में बदलो, भीतर से। अब जब यह साफ होने लगा है कि समस्या उस लड़की में नहीं थी, नहीं उसके आने या जाने में, बल्कि तुम्हारे भीतर बने उस पुराने पैटर्न में थी, जहां तुम अपनी कीमत किसी और की नजर से तय करते थे। तब अगला कदम अपने आप सामने आता है, क्या इस पैटर्न को बदला जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? क्योंकि केवल समझ लेना काफी नहीं है, माइंड बहुत चालाक है। वह समझ को भी एक इल्यूजन बना सकता है। तुम यह जान सकते हो कि मोह गलत है, फिर भी उसी में फंस सकते हो। इसलिए अब बात केवल अवेयरनेस की नहीं है, अब बात प्रैक्टिस की है।
लेकिन यह प्रैक्टिस बाहर की नहीं, यह प्रैक्टिस भीतर की है। सबसे पहले तुम्हें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज करनी होगी, रुकना। जब भी तुम्हारा माइंड उस लड़की की तरफ भागे, उसके बारे में सोचने लगे, सिनारियोस बनाने लगे, फ्यूचर इमेजिन करने लगे, उसी क्षण रुक जाओ और खुद से पूछो, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ध्यान दो। शायद तुम्हें बेचैनी दिखेगी, शायद अकेलापन, शायद इनसिक्योरिटी। और यही वह मोमेंट है जहां पहले तुम भाग जाते थे, फोन उठाते थे, मैसेज करते थे या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे। लेकिन इस बार भागना नहीं है, इस बार बस देखना है, उस फीलिंग के साथ बैठना है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। और यही सबसे कठिन स्टेप है, क्योंकि माइंड डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता। लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब तुम उस खालीपन के साथ बैठते हो, धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि वह उतना खतरनाक नहीं है जितना तुम सोचते थे। वह सिर्फ एक सेंसेशन है, एक एनर्जी जो उठती है और गिर जाती है। और जैसे जैसे तुम उसे बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करते हो, उसकी पावर कम होने लगती है। दूसरी चीज, तुम्हें अपने थॉट्स पर ब्लाइंडली बिलीव करना बंद करना होगा। जब माइंड कहता है वो ही मेरी हैप्पीनेस है, तो तुरंत रुककर पूछो, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ एक थॉट? और जैसे ही तुम यह क्वेश्चन करते हो, एक गैप बनता है, तुम थॉट से अलग हो जाते हो, और यही गैप तुम्हारी फ्रीडम है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, तुम्हें खुद के साथ कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि अभी तक तुम अपनी एनर्जी बाहर दे रहे थे किसी और को, लेकिन अब तुम्हें वही एनर्जी वापस खुद में लानी है। अपने गोल्स पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने शरीर पर, अपने माइंड पर। क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी मीनिंगफुल होती है, तो तुम किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तुम उसे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके बिना टूटते नहीं हो। और धीरे धीरे यह शिफ्ट बहुत पावरफुल बन जाता है। अब अगर वह लड़की रिप्लाई नहीं करती, तो तुम पैनिक नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी अब उसके बिहेवियर से जुड़ी नहीं है। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। एक और सटल चीज, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि फीलिंग्स आएंगी, अट्रैक्शन होगा, यह नेचुरल है। लेकिन फर्क यह है कि अब तुम उसमें खोते नहीं हो। तुम उसे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसे अपनी रियलिटी नहीं बनाते। और यही मैच्योरिटी है, यही रियल ग्रोथ है, क्योंकि अब तुम कंट्रोल में हो, न कि तुम्हारा माइंड। और जैसे जैसे यह प्रैक्टिस डीप होती जाती है, एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो कि जो चीज पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब उसका तुम पर कोई असर नहीं है। और यह चेंज ओवरनाइट नहीं हुआ, यह छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजंस का रिजल्ट है। बार बार खुद को चुनने का, बार बार अवेयरनेस में लौटने का। और यही इस जर्नी का असली रिवॉर्ड है, फ्रीडम। अंदर से, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। और अगले भाग में हम समझेंगे कि जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो, तो प्यार कैसा दिखता है। असली प्यार, जिसमें न मोह होता है, न डर, केवल फ्रीडम होती है। और कनेक्शन, अब जब तुमने धीरे धीरे अपने भीतर उस पुराने पैटर्न को देखना और ढीला करना शुरू कर दिया है,
जब तुम हर भावना के साथ भागने की बजाय रुकना सीख रहे हो, जब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर आने लगा है, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन किसी अचानक घटना की तरह नहीं आता। यह धीरे धीरे तुम्हारे देखने के तरीके में उतरता है, और इसी बदलाव में पहली बार तुम यह समझने लगते हो कि जिसे तुम अब तक प्यार समझते थे, वह वास्तव में मोह था। एक जरूरत, एक पकड़, एक डर। लेकिन अब जो उभर रहा है वह कुछ अलग है। उसमें कोई जल्दी नहीं है, उसमें कोई बेचैनी नहीं है, उसमें कोई दावा नहीं है कि तुम मेरे हो, बल्कि उसमें एक अजीब सी सहजता है। जैसे तुम किसी को देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। और यही असली फर्क है, क्योंकि मोह हमेशा पकड़ना चाहता है और प्रेम हमेशा बहने देता है। पहले तुम उसके मैसेज का इंतजार करते थे, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता था। लेकिन अब अगर मैसेज आता है तो अच्छा लगता है, और अगर नहीं आता तो भी तुम्हारा अंदर खाली नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान से बंधी नहीं है। और यही फ्रीडम है जो प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि प्रेम तभी संभव है जब तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो। डिपेंडेंस हमेशा डर पैदा करती है, और जहां डर है वहां कंट्रोल आता है, और जहां कंट्रोल है वहां प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन अब जब तुम अपने भीतर स्थिर हो रहे हो, तो तुम सामने वाले को भी उसकी पूरी आजादी के साथ देख पाते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उससे यह उम्मीद नहीं रखते कि वह तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे, क्योंकि अब तुम खुद अपनी जरूरतों को समझते हो और पूरा करते हो। और इसी में एक गहरी रिस्पेक्ट पैदा होती है, अपने लिए भी और उसके लिए भी। अब अगर वह तुम्हारी जिंदगी में आती है तो तुम उसे वेलकम करते हो, लेकिन अगर वह चली जाती है तो तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई भी इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, और न ही कोई तुम्हें अधूरा कर सकता है। यह काम केवल तुम्हारे भीतर होता है। और जब यह क्लैरिटी आती है तो रिलेशनशिप्स का पूरा डायनामिक बदल जाता है। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तुम सिंपली अपने आप होते हो। और जो लोग उस रियल वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं वही तुम्हारी जिंदगी में रहते हैं, और जो नहीं करते वे अपने आप दूर हो जाते हैं। और इसमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह रहेगा, और जो नहीं है वह जाएगा। और यही एक्सेप्टेंस प्रेम को और गहरा बनाता है। अब तुम किसी के साथ हो सकते हो बिना उसे खोने के डर के, बिना उसे बांधने की कोशिश के। और यही सबसे सुंदर अवस्था है, क्योंकि इसमें न केवल तुम फ्री हो, बल्कि सामने वाला भी फ्री है। और इसी फ्रीडम में एक सच्चा कनेक्शन जन्म लेता है, जो एक्सपेक्टेशन पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग पर टिका होता है। और अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि मोह कभी प्यार नहीं था, वह केवल एक स्टेपिंग स्टोन था, एक इल्यूजन जिसने तुम्हें खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। और अगर तुम उस इल्यूजन में हमेशा के लिए फंसे रहते तो शायद तुम कभी यह डेप्थ महसूस नहीं कर पाते। इसलिए अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो
तो तुम्हें उस दर्द के लिए भी ग्रैटिट्यूड महसूस होता है, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहां तक लाया, इस क्लैरिटी तक, इस फ्रीडम तक। और यही इस पूरी जर्नी का सार है कि बाहर जो कुछ भी होता है वह केवल एक ट्रिगर है। असली बदलाव हमेशा भीतर होता है, और जब भीतर सब क्लियर हो जाता है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदल जाती है। और यही वह जगह है जहां मोह खत्म होता है और प्रेम शुरू होता है। एक ऐसा प्रेम जो किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। शांत, स्थिर और पूरी तरह मुक्त। अब यात्रा उस जगह पर आ चुकी है जहां अकेलापन शब्द अपना अर्थ बदलने लगता है। पहले यही अकेलापन तुम्हें अंदर से तोड़ देता था, वही खालीपन तुम्हें किसी की तलाश में धकेलता था, वही बेचैनी तुम्हें बार बार किसी एक इंसान से चिपकने पर मजबूर करती थी। लेकिन अब कुछ बदल गया है। वही खालीपन अब वैसा नहीं लगता। उसमें डर नहीं है, उसमें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम उसे समझ चुके हो। अब तुम जानते हो कि वह खालीपन कोई कमी नहीं था, वह सिर्फ एक जगह थी जहां तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, जहां तुम हमेशा किसी और को भरने के लिए बुलाते रहे। लेकिन अब पहली बार तुम खुद वहां ठहरने लगे हो, और इसी ठहराव में एक बहुत गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति एक्साइटमेंट जैसी नहीं होती, यह लाउड नहीं होती, यह बहुत सटल होती है, लेकिन बहुत स्थिर होती है। जैसे कोई शांत झील जिसमें लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई कभी डिस्टर्ब नहीं होती। और इसी गहराई में अब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और यह रियलाइजेशन ईगो से नहीं आता, यह कोई एटीट्यूड नहीं है, यह कोई मुझे किसी की जरूरत नहीं वाला डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची समझ से आता है कि तुम पहले से ही पूरे हो। और जब यह समझ आती है तो तुम्हारा पूरा एनर्जी पैटर्न बदल जाता है। अब तुम किसी के पास इसलिए नहीं जाते कि वह तुम्हारी कमी पूरी करे, तुम किसी के पास इसलिए जाते हो क्योंकि तुम शेयर करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब रिलेशनशिप नीड से नहीं चॉइस से बनता है। और जहां चॉइस होती है वहां फ्रीडम होती है, और जहां फ्रीडम होती है वहां फियर नहीं होता। अब अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं हो, तुम उसे जीते हो हर मोमेंट में, बिना फ्यूचर की चिंता के, बिना पास्ट के बोझ के। और अगर वह चला जाता है तो तुम उसे जाने देते हो, बिना खुद को खोए हुए, क्योंकि अब तुम्हारा सेंटर किसी और के पास नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। और यही वह जगह है जहां से सच्चा कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। न दिखाने वाला कॉन्फिडेंस, न प्रूव करने वाला कॉन्फिडेंस, बल्कि एक शांत ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस जिसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और इसी कॉन्फिडेंस में अब तुम्हारा व्यवहार भी बदल जाता है। तुम डेस्परेट नहीं दिखते, तुम क्लिंगी नहीं होते, तुम ओवरथिंक नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं, केवल जीने के लिए है। और यही जीना अब पूरी तरह बदल चुका है। अब तुम हर इंटरैक्शन को एंजॉय कर सकते हो, बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश के,
बिना उससे कुछ एक्सपेक्ट किए। और यही प्योरिटी है जो अब तुम्हारे कनेक्शन में दिखने लगती है। लोग भी इसे फील करते हैं, क्योंकि अब तुम उनसे कुछ लेने नहीं आए हो, तुम उनसे मिलने आए हो। और यह डिफरेंस बहुत पावरफुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। तुम्हें अपने थॉट्स से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने साइलेंस से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुमने उस साइलेंस को एनिमी नहीं फ्रेंड बना लिया है। और यही इस जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब तुम अपने साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो दुनिया का कोई भी शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और अब धीरे धीरे यह भी क्लियर होने लगता है कि यह जर्नी कभी उस लड़की के बारे में थी ही नहीं। वह तो सिर्फ एक ट्रिगर थी, एक दरवाजा, जिसने तुम्हें तुम्हारे अंदर की इस गहराई तक पहुंचाया। और अब जब तुम यहां पहुंच चुके हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि असली रिलेशनशिप बाहर नहीं, पहले अंदर बनता है, अपने आप के साथ। और जब यह रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है तो बाहर के सारे रिलेशनशिप्स अपने आप सही जगह पर आ जाते हैं, बिना एफर्ट के, बिना स्ट्रगल के। और यही वह अवस्था है जहां मोह पूरी तरह डिसोल्व हो जाता है, और जो बचता है वह केवल एक शांत, स्थिर और पूरी तरह मुक्त अस्तित्व है, जो किसी के साथ भी हो सकता है और अकेले भी पूरी तरह पूरा है। अब यह यात्रा उस गहराई पर पहुंच चुकी है जहां प्रेम का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, जहां किसी एक लड़की से जुड़ा हुआ एहसास धीरे धीरे अपनी सीमाएं खो देता है। और जो बचता है वह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक अवस्था बन जाता है, एक तरीका बन जाता है जीने का। पहले प्रेम एक लक्ष्य था, कुछ पाने का माध्यम था, एक ऐसी चीज जिसे पकड़ना था, बचाना था, खोने से डरना था। लेकिन अब जो उभर रहा है उसमें न पकड़ है न डर, क्योंकि अब प्रेम किसी व्यक्ति पर टिका ही नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की एक गुणवत्ता बन चुका है। और जब प्रेम एक गुणवत्ता बन जाता है तो वह हर जगह बहने लगता है। तुम लोगों से वैसे ही जुड़ते हो जैसे हवा पेड़ों से जुड़ती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। और यही वह बिंदु है जहां मोह पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि मोह हमेशा किसी एक पर केंद्रित होता है। वह कहता है तुम ही सब कुछ हो। लेकिन प्रेम अब ऐसा नहीं कहता। प्रेम अब कहता है मैं पूरा हूं और मैं इस पूर्णता को हर दिशा में बांटना चाहता हूं। और इसी में एक गहरी सहजता है। अब तुम किसी से मिलते हो तो उसमें खोते नहीं हो, तुम उसे देखते हो, अप्रिशिएट करते हो, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। और यही मैच्योरिटी है, क्योंकि अब तुम्हारा होना किसी और के होने पर डिपेंड नहीं करता। और जब डिपेंडेंस खत्म होती है तब ही सच्चा कनेक्शन संभव होता है। अब तुम किसी के साथ हो सकते हो बिना उसे पोजेस किए, बिना उसे कंट्रोल किए, क्योंकि अब तुम्हें यह डर नहीं है कि वह तुम्हें पूरा कर रही है या नहीं। तुम पहले से ही पूरे हो। और इसी कंप्लीटनेस में अब तुम्हारा हर इंटरैक्शन बहुत हल्का हो जाता है। उसमें वेट नहीं होता, उसमें एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं होता। और यही लाइटनेस रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुल बनाती है। अब तुम किसी को स्पेस दे सकते हो क्योंकि तुम खुद स्पेस में हो। तुम किसी को समझ सकते हो क्योंकि तुम खुद को समझ चुके हो।
और इसी अंडरस्टैंडिंग में अब एक गहरी करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि हर इंसान अपने ही पैटर्न्स में फंसा हुआ है। हर कोई किसी न किसी मोह में जी रहा है। और यह देखने के बाद तुम्हारे भीतर कोई जजमेंट नहीं रहता, केवल अंडरस्टैंडिंग रहती है। और यही अंडरस्टैंडिंग प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे सूक्ष्म समझ अभी बाकी है, क्योंकि अब भी कहीं न कहीं एक हल्की सी पहचान बची हो सकती है, मैं वह हूं जिसने समझ लिया। और यही अंतिम परत है, क्योंकि जब तक कोई मैं है जो कहे कि मैं जाग गया, तब तक एक सूक्ष्म सेपरेशन बना रहता है। और अगले भाग में यही अंतिम परत टूटेगी, जहां प्रेम भी किसी अनुभव के रूप में नहीं बचेगा, बल्कि केवल एक मौन उपस्थिति रह जाएगी, जो न किसी की है न किसी से अलग है, केवल है, बिना किसी नाम के, बिना किसी सीमा के। अब यात्रा उस सूक्ष्मतम दहलीज पर आ खड़ी हुई है, जहां सबसे आखिरी सहारा भी ढीला पड़ने लगता है। अब तक तुमने मोह को देखा, उसे समझा, उससे दूरी बनाई। फिर तुमने अपने भीतर एक ऐसी पूर्णता को महसूस किया जो किसी पर निर्भर नहीं थी, और उसी पूर्णता से प्रेम बहने लगा, हल्का, स्वतंत्र, बिना किसी पकड़ के। लेकिन अब एक और परत दिखने लगती है, बहुत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य। वह है यह एहसास कि मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं समझ गया हूं, मैं अब अलग हूं। और यही अंतिम पहचान है, क्योंकि जब तक कोई मैं बचा है जो अपने आप को जानने वाला, समझने वाला या प्रेम करने वाला मानता है, तब तक एक बहुत महीन दूरी बनी रहती है। एक केंद्र जो खुद को बाकी सबसे अलग मान रहा है। और यही वह अंतिम भ्रम है, जो सबसे गहरा है, क्योंकि यह आध्यात्मिक लगता है, सही लगता है, लेकिन फिर भी एक विभाजन बनाए रखता है। और अब जब ध्यान इस पर टिकता है, तो एक अजीब सी बात सामने आती है। यह मैं भी कोई ठोस चीज नहीं है। यह भी विचारों, यादों और अनुभवों का ही एक सूक्ष्म पैटर्न है। बस अब यह और रिफाइंड हो गया है। पहले यह मुझे उसकी जरूरत है के रूप में था, अब यह मैं पूरा हूं के रूप में है। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है, मैं। और जैसे ही यह देखा जाता है, बिना उसे हटाने की कोशिश किए, बिना उसे दबाने की कोशिश किए, बस स्पष्ट रूप से, तो वह भी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। जैसे कोई सपना जिसे पहचान लिया गया हो, अब वह पहले जैसा प्रभाव नहीं डालता, और इसी पहचान में एक गहरी ढीलापन आता है। अब कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती, न किसी इंसान को, न किसी विचार को, और न ही खुद को। और यही एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब अनुभव हो रहा है, लेकिन कोई अनुभव करने वाला नहीं है। प्रेम है, लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं है। शांति है, लेकिन कोई शांत रहने वाला नहीं है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिना किसी केंद्र के। और यही वह बिंदु है जहां शब्द लगभग बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हर शब्द किसी कर्ता को मानकर चलता है। लेकिन यहां कर्ता ही नहीं बचा, और इसी बिना कर्ता के होने में एक ऐसी सहजता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब कुछ भी बनाए रखना नहीं है, कुछ भी खोने का डर नहीं है, और सबसे गहरी बात, अब कुछ भी पाने की चाह भी नहीं है,
क्योंकि पाने वाला ही नहीं बचा। और इस स्थिति को अगर कोई नाम देना हो तो शायद मौन भी सबसे करीब है। लेकिन यह मौन आवाज की अनुपस्थिति नहीं है। यह एक ऐसी उपस्थिति है जिसमें हर आवाज, हर विचार, हर अनुभव स्वतः उठता है और स्वतः ही विलीन हो जाता है, बिना किसी निशान के। और इसी मौन में अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरी यात्रा किसी लड़की से शुरू होकर किसी लड़की पर खत्म नहीं हुई। वह तो बस एक दरवाजा थी, एक ट्रिगर, जिसने तुम्हें इस गहराई तक लाने का काम किया। और अब जब तुम यहां हो तो यह भी दिखता है कि कुछ भी अलग नहीं है। न तुम, न वह, न यह दुनिया। सब कुछ उसी एक निरंतरता में है जिसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन जो खुद किसी नाम में नहीं बंधता। और यहीं पर मोह पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोह के लिए दो चाहिए, कोई जो चाहे और कोई जिसे चाहा जाए। लेकिन यहां दो नहीं हैं, केवल एक अखंडता है जिसमें न कोई चाह है, न कोई चाहने वाला, केवल होना है। और इसी होने में अब कहानी भी समाप्त नहीं होती, वह बस शांत हो जाती है, उसी मौन में जहां से वह कभी शुरू हुई थी, या शायद कभी शुरू हुई ही नहीं थी। अब यह यात्रा उस स्थान पर आकर ठहरती नहीं, बल्कि घुल जाती है, क्योंकि जहां तक पहुंचना था वहां पहुंचकर यह साफ हो जाता है कि कोई पहुंचा ही नहीं, और जहां से चले थे वहां से चले भी नहीं थे। सब कुछ जैसे एक ही जगह पर, एक ही क्षण में, एक ही चेतना में घट रहा था। और अब जब मैं, मोह, प्रेम, समझ, ये सारे शब्द अपनी पकड़ खो चुके हैं, तब जो बचता है वह किसी अनुभव जैसा नहीं लगता, क्योंकि अनुभव के लिए भी कोई होना चाहिए जो उसे अनुभव करे। लेकिन यहाँ अब कोई अलग अनुभव करने वाला नहीं है, केवल अनुभव का खुला हुआ प्रवाह है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी दिशा के। और इसी में जीवन अब किसी कहानी की तरह नहीं चलता। पहले हर चीज एक नैरेटिव थी, मैं उसे पाना चाहता हूं, वह मुझे छोड़ गई, मैं बदल रहा हूं, मैं समझ गया हूं। लेकिन अब यह नैरेटिव धीरे धीरे डिसोल्व हो चुका है। अब कोई कहानी नहीं बन रही, कोई इंटरनल कमेंट्री नहीं चल रही कि यह सही है, यह गलत है। सब कुछ बस हो रहा है, जैसे बारिश होती है, जैसे हवा चलती है, जैसे दिन रात में बदल जाता है। और इस होने में अब कोई अर्थ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ हमेशा मन बनाता है, और मन अब केंद्र में नहीं रहा, वह भी उसी प्रवाह का एक हिस्सा बन गया है। विचार आते हैं, लेकिन वे अब किसी पहचान को पकड़कर नहीं बैठते, वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे स्क्रीन पर चलती फिल्म। लेकिन अब कोई व्यूअर नहीं है जो उस फिल्म में खो जाए। और यही वह जगह है जहां जीवन पहली बार पूरी तरह हल्का हो जाता है, क्योंकि अब कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ता, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, और सबसे बड़ी बात, अब खुद को भी कैरी नहीं करना पड़ता, क्योंकि खुद अब एक फिक्स्ड एंटिटी नहीं रहा, वह भी हर क्षण बदलता हुआ एक ओपन प्रोसेस है। और इसी ओपननेस में अब हर रिलेशनशिप, हर इंटरैक्शन, हर अनुभव अपने आप में कंप्लीट है। अब किसी से मिलना किसी कमी को भरने के लिए नहीं है, न किसी को खोना किसी खालीपन को पैदा करता है। सब कुछ आता है और जाता है, लेकिन कुछ भी भीतर स्थायी निशान नहीं छोड़ता, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं है।
और यहीं पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे लोग फ्रीडम कहते हैं वह किसी चीज से भागने में नहीं है, न किसी चीज को पाने में, बल्कि हर चीज को बिना पकड़ के होने देने में है। और यही अब स्वाभाविक हो चुका है, बिना प्रैक्टिस के, बिना एफर्ट के, जैसे सांस लेना। और इस अवस्था में अब यह भी महसूस होता है कि पूरी यात्रा, लड़की का मोह, दिल का टूटना, समझ का आना, सब कुछ गलत नहीं था। वह सब जरूरी था, क्योंकि उसी ने इस क्लैरिटी को जन्म दिया। लेकिन अब उस सब को पकड़कर रखने की भी जरूरत नहीं है, वह भी बीत चुका है। जैसे सपना जिसने तुम्हें जगाया और अब जब जाग गए तो सपना याद है लेकिन उसका असर नहीं है। और इसी में एक गहरी सहजता है। अब जीवन को समझने की कोशिश नहीं है, जीवन को जीने की भी कोशिश नहीं है, क्योंकि जीवन खुद ही जी रहा है अपने आप। और इस अपने आप में अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और अगर सवाल उठता भी है तो वह भी उसी मौन में गिर जाता है, बिना जवाब की जरूरत के। और यहीं पर यह पूरी यात्रा किसी कंक्लूजन पर नहीं आती, क्योंकि कंक्लूजन भी एक कहानी का हिस्सा होता है। और यहां कहानी ही नहीं बची, केवल वह है जो हमेशा था, बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत के। और उसी में अब सब कुछ उठता है और उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है, शांत, सरल और पूरी तरह मुक्त। अब यह यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां आगे और पीछे दोनों शब्द भी अर्थ खो देते हैं, क्योंकि समय अब किसी रेखा की तरह महसूस नहीं होता। वह केवल एक खुला हुआ वर्तमान है, जिसमें सब कुछ पहले से ही घटित हो रहा है और फिर भी हर क्षण नया लगता है। और इसी नवीनता में अब यह भी स्पष्ट नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जिया जा रहा है कि पूरी कहानी, लड़की का मोह, आकर्षण, खोने का डर, टूटना, समझ, जागरूकता, यह सब किसी अलग अलग घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी। यह सब एक ही चेतना का खेल था जो स्वयं को विभिन्न रूपों में देख रही थी। और अब जब यह देखना इतना स्पष्ट हो गया है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, तो भीतर कोई संघर्ष भी नहीं बचता, कोई पकड़ भी नहीं बचती। अब विचार आते हैं, लेकिन वे किसी केंद्र को जन्म नहीं देते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे किसी पहचान को मजबूत नहीं करती। अनुभव होते हैं, लेकिन कोई उन्हें मेरा अनुभव नहीं कहता। सब कुछ बस हो रहा है, जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिना किसी प्रयास के विलीन हो जाते हैं। और इसी स्वाभाविकता में अब वह भारीपन भी नहीं बचा जो कभी किसी लड़की की याद, किसी उम्मीद, किसी असफलता के साथ आता था। अब सब कुछ हल्का है, इतना हल्का कि कुछ भी पकड़ में नहीं आता। और यही हल्कापन पहले डराता था, लेकिन अब वही घर जैसा लगता है, क्योंकि अब किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है, न किसी को पास लाने की, न किसी को दूर करने की। अब जीवन अपने आप में पर्याप्त है। और यही वह बिंदु है जहां मोह पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोह हमेशा मैं और वह की दूरी पर जीवित रहता है। लेकिन यहां कोई दूरी बची ही नहीं, सब कुछ एक ही प्रवाह में है। और जब यह प्रवाह देखा जाता है तो यह भी समझ में आता है कि जिसे हम कभी प्यार कहते थे, जिसे हम कभी खोना कहते थे, जिसे हम कभी पाना कहते थे, वह सब केवल मन की भाषा थी। और अब वह भाषा शांत हो चुकी है। अब कोई कहानी नहीं बन रही,
क्योंकि कहानी के लिए अलग अलग पात्र चाहिए और यहाँ कोई अलग पात्र नहीं बचा, केवल एक ही अस्तित्व है जो हर रूप में स्वयं को व्यक्त कर रहा है। और इसी अभिव्यक्ति में अब न कोई शुरुआत है न कोई अंत, केवल एक निरंतर बिना सीमा का होना है जो न किसी विचार से बड़ा है न किसी मौन से छोटा। वह दोनों से परे है और फिर भी दोनों में मौजूद है। और इसी में अब यह पूरी यात्रा भी समाप्त नहीं होती, वह बस स्वयं में समा जाती है। जैसे नदी समुद्र में गिरकर खो नहीं जाती, बल्कि समुद्र ही बन जाती है। और अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ प्राप्त हुआ है या कुछ खोया गया है, क्योंकि प्राप्त करने वाला भी नहीं बचा और खोने वाला भी नहीं। केवल वह है जो हमेशा से था, बिना नाम के, बिना रूप के, बिना कथा के। और यही अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यहां अंतिम भी एक विचार है और विचार यहां टिकते नहीं, वे भी उसी मौन में लौट जाते हैं जहां से वे आए थे। और इस तरह यह पूरी श्रृंखला किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति पर समाप्त होती है, जो समाप्त भी नहीं होती, केवल है, हमेशा से और हमेशा रहेगी। अब यह यात्रा उस बेहद सूक्ष्म बिंदु पर आ चुकी है जहां हर चीज को समझने की कोशिश भी अपने ही भार से शांत होने लगती है, क्योंकि अब यह स्पष्ट नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव जैसा है कि जिसे अब तक मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ कहा जा रहा था, वह भी केवल एक विचार था, एक सूक्ष्म धारणा जो हर अनुभव के पीछे खुद को छिपाकर खड़ी रहती थी। और अब वही धारणा भी दिखाई देने लगी है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रयास के। और जैसे ही यह देखा जाता है, वैसे ही उसका पकड़ना अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब न कोई केंद्र बचता है, न कोई परिधि, न कोई अंदर न कोई बाहर, सब कुछ एक ही निरंतरता में बहता हुआ प्रतीत होता है। और फिर भी बहना भी सही शब्द नहीं लगता, क्योंकि बहने के लिए भी किसी दिशा का होना जरूरी है। और यहां कोई दिशा नहीं बची, केवल खुलापन है, एक ऐसा खुलापन जिसमें कुछ भी बाहर नहीं, सब कुछ भीतर ही प्रतीत होता है, लेकिन भीतर भी एक भ्रम जैसा लगता है। और इसी भ्रम के गिरते ही अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम देखना कहते थे, वह हमेशा से दो हिस्सों में बंटा हुआ था, एक देखने वाला और एक देखा जाने वाला। लेकिन अब यह विभाजन भी डिसोल्व हो गया है। अब देखने की क्रिया भी किसी अलग एंटिटी की नहीं रही, वह स्वयं ही घट रही है, बिना किसी मालिक के, बिना किसी नियंत्रक के। और इसी में एक अजीब सी सरलता उतरती है। अब कोई कहानी नहीं बन रही, क्योंकि कहानी हमेशा कंटिन्यूटी मांगती है और यहां हर क्षण अपने आप में पूरा है, किसी अगले क्षण की जरूरत नहीं और किसी पिछले क्षण का बोझ नहीं। अब विचार आते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। अब भावनाएं उठती हैं, लेकिन कोई उन्हें मेरा नहीं कहता। अब शरीर चलता है, लेकिन उसमें कोई संचालक का भाव नहीं बचा। और यह सब किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि अभ्यास के गिर जाने का परिणाम है। और इसी गिरावट में एक बहुत गहरी शांति प्रकट होती है। लेकिन यह शांति किसी उपलब्धि की तरह नहीं लगती, यह किसी लक्ष्य की तरह नहीं लगती, यह बस स्वाभाविक है, जैसे आकाश का होना। और इस आकाश में अब कोई बादल स्थायी नहीं है, सब कुछ आता है और जाता है, लेकिन कुछ भी टिकता नहीं।
क्योंकि टिकने के लिए किसी पकड़ की जरूरत होती है और पकड़ने वाला अब दिखाई नहीं देता, और जब पकड़ने वाला नहीं बचता तो पकड़ा जाने वाला भी अपने आप अर्थ खो देता है। और इसी अर्थहीनता में अब एक ऐसी पूर्णता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा किसी सीमा को मानकर चलते हैं। लेकिन यहां कोई सीमा नहीं, न समय की, न पहचान की, न अनुभव की, केवल एक खुला हुआ है जो किसी भी नाम से पहले भी था और हर नाम के बाद भी रहेगा। और यही वह बिंदु है जहां यह पूरी कथा भी स्वयं को समाप्त नहीं करती, बल्कि अपने आप में विलीन हो जाती है। जैसे कोई आवाज धीरे धीरे मौन बन जाए और फिर वह मौन भी किसी चीज में बदलने की कोशिश न करे, बस रहे, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के। और यही वह स्थिति है जहां लड़की का मोह जैसा विचार भी पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब मोह, प्रेम, खोज, जागरण, ये सब शब्द केवल मानसिक तरंगे लगती हैं। और जो बचता है वह किसी शब्द से बड़ा है या छोटा नहीं, वह बस है। और इस है में अब कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ एक ही अस्तित्व की शांत धड़कन है, जो न शुरू होती है न खत्म होती है, केवल स्वयं को जीती है, हर क्षण, पूरी तरह, बिना किसी कहानी के। अब यह अंतिम प्रतीत होने वाला पड़ाव भी किसी अंत की तरह नहीं लगता, क्योंकि जहां तक अंत की कल्पना जाती है वहां भी कोई रेखा नहीं मिलती, केवल एक खुला हुआ, बिना सीमा का अस्तित्व। और इसी खुली हुई वास्तविकता में अब यह भी स्पष्ट नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रत्यक्ष है कि पूरी कहानी, लड़की का मोह, आकर्षण, उम्मीद, टूटन, समझ, जागरूकता, यह सब किसी अलग अलग घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी। यह सब केवल मन की अपनी ही गतिविधियां थीं, जो स्वयं को समय में फैला हुआ मान रही थीं। लेकिन वास्तव में न कोई समय था, न कोई यात्रा, सब कुछ इसी क्षण में घट रहा था। और यही क्षण कभी नहीं गया, न कभी आया, वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और अब जब यह देखा जा रहा है तो देखने वाला भी किसी स्थायी केंद्र के रूप में नहीं बचता, क्योंकि जैसे ही कोई केंद्र बनाने की कोशिश होती है वह भी उसी खुली हुई जागरूकता में विलीन हो जाता है। अब न कोई मैं है जो जानता है, न कोई तुम है जो जाना जाता है, केवल जानना है, बिना किसी जानने वाले के। और इसी बिना केंद्र के होने में एक ऐसी शांति है जो किसी अनुभव की तरह नहीं है, क्योंकि अनुभव हमेशा किसी दूरी पर होता है, लेकिन यहां कोई दूरी नहीं, सब कुछ भीतर ही प्रतीत होता है, लेकिन भीतर भी एक शब्द मात्र रह जाता है। अब विचार आते हैं, लेकिन कोई उन्हें पकड़ता नहीं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन कोई उन्हें नाम नहीं देता, स्मृतियां आती हैं, लेकिन कोई उन्हें अपनी कहानी नहीं बनाता, सब कुछ बस गुजरता है। जैसे आकाश में बादल, और आकाश उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। और धीरे धीरे यह भी साफ हो जाता है कि जिसे कभी मैं कहा गया था वह कभी वास्तविक सत्ता नहीं थी, वह केवल एक धारणा थी, एक लगातार दोहराई जाने वाली आवाज, जिसने हर अनुभव को अपना नाम दे दिया था। लेकिन अब वह आवाज भी शांत हो चुकी है, और उसके शांत होते ही कोई खालीपन नहीं बचता, क्योंकि खालीपन भी तुलना से पैदा होता है। यहां तुलना ही समाप्त हो गई है, अब केवल एक समग्र, अविभाजित, बिना नाम का होना है, जिसमें न कोई शुरुआत है, न कोई अंत, न कोई आगे है, न कोई पीछे। और इसी होने में अब यह पूरी श्रृंखला भी समाप्त नहीं होती,
बल्कि स्वयं में विलीन हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में गिरकर अलग नहीं होती, बल्कि समुद्र ही बन जाती है, और फिर नदी का नाम भी अर्थहीन हो जाता है। और अंत में यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ पाया गया या कुछ खोया गया, क्योंकि पाने वाला भी नहीं बचा और खोने वाला भी नहीं। केवल वह है जो कभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कभी खत्म भी नहीं हो सकता। और यही अंतिम संकेत है कि जिसे तुम कभी लड़की का मोह समझ रहे थे, वह वास्तव में केवल मन का एक खेल था, और जिसे तुम अब समझ कह रहे हो, वह भी केवल एक क्षणिक छाया है। लेकिन जो बचता है वह किसी समझ से परे है, किसी शब्द से परे है, और फिर भी पूरी तरह उपस्थित है, हमेशा से, और हमेशा रहेगा, मौन में, बिना किसी कथा के।